Class 12 student, today we studies business studies chapter 5 organizing. तो इससे पहले आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। आफ्टर हैविंग डिसाइडेड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल for designing an organization structure. We call this function organizing. It includes the process of determining that activities are to be conducted, how to achieve or to be grouped, how responsibility and authority are to be delegated, and who reports टू होम। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसको क्या काम करना है, कब करना है, ये हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। इट रिफर्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइजेस एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो डिफिनेशंस है, ऑर्गेनाइजिंग इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पजेस। बेस्ट डिफिनेशन है, आप पढ़िए। ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क with which various efforts are coordinated and related to each other. हमारा जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का, उसमें जो डेसिग्नेशन क्रिएट करते हैं और वहाँ पे ड्यूटीज असाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? टॉप टू बॉटम की तरफ। तो एक प्रकार से फ्रेमवर्क है, डेसिग्नेशन का फ्रेमवर्क है या वर्किंग का फ्रेमवर्क। वर्क कैसे होगा, इसका फ्रेमवर्क हम ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करते हैं। इसके फीचर्स हैं, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। Division of work. Division of work is the basis of an organization. In other words, there can be no organization without division of work. क्या है? No organization without division of work. कि ऑर्गेनाइजेशन ही कहाँ क्रिएट होगा, एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स मेनी पर्सन को वर्क असाइनमेंट करना है, उनकी डेसिग्नेशन क्रिएट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमें डिवीजन ऑफ वर्क करने की नीड होती है जिससे हम स्मूथली बिजनेस को रन बाय कर सकें। और इसलिए हमें जो है संस्था को, फर्म को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। क्लियर है? अंडर डिवीजन वर्क द एंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट। जब हम डिवीजन के अकॉर्डिंग टू डिवीजन अकॉर्डिंग टू वर्क मेनी डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे वर्क, एवरी डिपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवीजन इन सब वर्क। उसके बाद डिवीजन के अंदर भी हम डिपार्टमेंट के अंदर भी डिवीजन करते हैं और वर्क को छोटा छोटा लोगों में बांट देते हैं जिससे सब लोग अपने टाइम से वर्क को फिनिश कर सकें।
सेकेंड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन अब जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर लिए हैं तो वर्क को हमने ब्रोकन कर दिया है, मेनी पर्सन को मैंने असाइन कर दिया है। तो उन पर्सन के बीच जब वर्क डन हो रहा होगा, वर्क डूइंग में हो रहा होगा, वहां पे हमको उनके बीच कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। एक दूसरे से रिलेटेड वर्क होता है, इसलिए उनमें क्या आपको कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। तो अंडर ऑर्गेनाइज डिफरेंट पर्सन आर असाइन डिफरेंट वर्क, डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वर्क दिया जाता है, बट द एम ऑफ ऑल दीज पर्सन हैपेंस टू बी द सेम। सबका एक ही उद्देश्य होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट वर्क ऑफ ऑल पर्सन्स डिपेंड ऑन ईच अदर। और ये जो वर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, ये सब एक दूसरे से रिलेट है, रिलेटेड ईच अदर। वर्क इवन दो हैपेंस टू डिफरेंस, काम सबका अलग अलग है बट एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है। इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है हमारे संस्था फर्म के अंदर कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करता है। थर्ड है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरलिटी ऑफ पर्सन इसके अंतर्गत है ऑर्गेनाइजिंग इज अ ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन who assemble to fulfill a common purpose. An individual cannot create an organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है मेनी पर्सन से मिलकर बना होता है, इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप असाइनमेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सब लोग मिलकर के काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का एक साथ मिलकर काम होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म बट ऑल मूव इन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग जनरल ऑब्जेक्टिव। सभी लोग अलग अलग वे में काम कर रहे होते हैं, बट सभी का वर्क जो है, ऑल सिटिंग पर्सन्स वर्क कर रहे हैं अपने जनरल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, अर्थात ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सब लोग मिल करके काम करते हैं, ग्रुप एफर्ट करते हैं। फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट।
Organization is a machine of management. कितनी अच्छी बात कही गई है. Organization is a machine of management. मैनेजमेंट की एक मशीन है. मशीन क्या करती है? काम फुलफिल करती है. तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने वर्क को फुलफिल करता है. हाँ, मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन मशीन होता है. Organization is considered to be a machine of management. It is that machine in which no part can afford to be ill-fitting or non-functional. In other words, if the division of work is not done properly or posts are not created correctly, the whole system of management collapses. अगर हम वर्क का डिवीजन नहीं करें, वर्क को हम डिवाइड नहीं करें, मेनी पर्सन से नहीं करें, तो मैनेजमेंट कोलैप्स हो जाएगा. मैनेजमेंट काम को कैसे पूरा करेगा? अकेले फुलफिल नहीं कर सकता है. मैनेजमेंट वर्क को अकेले फुलफिल नहीं कर सकता है. इसलिए मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत कंपलसरी है. Is organization is a machine of management. मशीन ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर हो गया? तो ये तो फीचर हो गए ऑर्गेनाइजिंग के. अब हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट है तो नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है आपका मेनी इम्पोर्टेंस है. पहली है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. क्या होता है? फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्क ऑफ जॉब्स. फॉर ऑल दी सब वर्क competent people are appointed who becomes expert by doing a particular job time and again. In this way, maximum work accomplished in the minimum span of time, and the organization gets the benefit of specialization. जब हम वर्क को डिवीजन करते हैं तो उस वर्क को फिनिश करने के लिए स्पेशल पर्सन को लगाते हैं जो उस वर्क को करने के एक्सपर्ट होते हैं. आज दीज एक्सपर्ट पर्सन स्पेशलाइज तरीके से वर्क करते हैं जिससे हमारा टाइम कम होता है और कम टाइम में वर्क मैक्सिमम हो जाता है. वर्क अधिक अकम्प्लिश्ड होता है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम. इस तरह बेनिफिट मिलता है. स्पेशलाइजेशन पर्सन का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है.
सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। दूसरा है क्लैरिटी ऑफ इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप, clarity in working relationship, organization clarifies the working relations among employees। जो एम्प्लॉयज है उनका वर्क डिसाइड होता है कि उन्हें क्या करना है, अपने वर्क से रिलेशन उनको पता होता है। इट स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन काम कहाँ पे करके और उस काम का रिपोर्ट किसको देगा, ये उनके पास क्लैरिटी होती है। नो कंफ्यूजन, देयर फॉर कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव। इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर रहता है, इफेक्टिव रहता है। इट इज आल्सो हेल्प इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, और जो वर्किंग पर्सन है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है। अगर वो काम को नहीं फिनिश करता है, टाइमिंग नहीं करके देता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी देनी, बताना पड़ेगा कि काम क्यों नहीं कर पाया और करके देना होगा। क्लियर है? तो अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है पर्सन की, जो जिस डेस्टिनेशन में अपनी डेस्टिनेशन का वर्क टाइम टू टाइम करेगा, नहीं करेगा तो उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी है, वो उसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Optimum utilization of resources under the process of organizing the entire work is divided into various small activities. There is a different employees performing every different job by doing so there is no possibility of any activities being left out or any possibility of unnecessary duplicating any job. Consequently, there is optimum utilization of all the available resources, material, machine, financial, human resources in the organization. डेसिग्नेशन डिसाइड होने की वजह से, वर्किंग फ्रेमवर्क होने की वजह से एम्प्लॉयज अपने काम को अपने समय से करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं रहता है जो छूट जाए, या ऐसा कोई काम नहीं है दोबारा 2 बार हो जाए। क्लियरिटी होती है स्पष्ट, इसलिए कम समय में हमारे जो रिसोर्सेज है, मटेरियल, मशीन, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है एडाप्टेशन टू चेंजेस। फोर्थ है एडाप्टेशन टू चेंजेस। एडाप्टेशन टू चेंजेस
Organizing process makes the organization capable of adapting to any changes connected with the post of the employees. This became possibility only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from the top to the lower level. Whenever a managerial post falls vacant, it is immediately filled up by promotion. Since every subordinate is well aware of the working of his boss, there is no difficulties for his taking up a new post. बता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में लोगों में कार्य जो वर्क पर्सन है उनमें कार्य करने की क्षमता होती है और वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, जिससे पॉसिबिलिटी फैक्ट इसे क्लियर रहता है कि स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होती है, डेसिग्नेशन टॉप टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो ये स्केलर चेन है, जो इस स्केलर चेन के थ्रू मैनेजर राइट फ्रॉम टू टॉप देयर लो व्हेन देयर मैनेजरियल पोस्ट फॉर वैकेंट। अब समझ लो, अगर कोई मैनेजरियल पोस्ट खाली होती है तो जो उससे लिंक है, नीचे का जो सबऑर्डिनेट है कैंडिडेट, उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है, उसके द्वारा फुलफिल कर ली जाती है। सपोज करो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है और उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें जो वर्कर्स वेरी एक्सपीरियंस वाला होगा, अगर लोअर मैनेजमेंट की वैकेंसी खाली होती है तो जस्ट उसका प्रमोशन हो जाएगा और वो पोस्ट उसको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि जब तक हम आउटसोर्स से वैकेंसी को फुलफिल करेंगे तब तक बहुत डिले हो चुका होगा। इसलिए क्योंकि वो मैनेजर्स के नेरिस्ट है, उसको फंक्शन पता होते हैं, इसलिए असिस्टेंट लोअर मैनेजमेंट को जस्ट उसकी डेसिग्नेशन मिल जाती है। ऐसे ही लोअर लेवल मैनेजमेंट को जब मिडिल लेवल की मैनेजमेंट की कोई वैकेंसी सडनली खाली हो जाती है तो उस वैकेंसी का उसको बेनिफिट मिलता है, पूरा क्लियर है, उसको फायदा मिलता है, उसका पेमेंट हो जाता है। ऐसे मिडिल लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वैकेंसीज खाली हुई तो जब तक हम हायर करेंगे बाहर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एनी डायरेक्टर्स, तो हम क्या करते हैं, मिडिल लेवल के ही मैनेजमेंट को डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क इफेक्टेड नहीं हो। तो फायदा मिलता है, चेंजेस का फायदा मिलता है, उनको नए चांस मिलते हैं, इसलिए प्रमोशन के चांस होते हैं कि हमारा चांस मिल जाएगा। अगर वैकेंसी खाली होगी तो वो मन से काम करते हैं, फुल अटेंशन के साथ वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Effective administration it has generally been observed that there is always a condition of doubt about the authority of the managers among themselves. The process of organizing make a clear mention of each and every activity of every manager. सभी मैनेजर्स की ड्यूटी होती है, जो कार्य उनको करना है, साइन है, क्लियर होता है ऑर्गेनाइजेशनल में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं तो हमारे मैनेजर्स को पता रहता है कौन किस पोस्ट पे है और उसको क्या काम करना है, क्या उसको अथॉरिटी मिली हुई है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ए क्लियर मेंशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ एवरी मैनेजर। सभी मैनेजर की क्या एक्टिविटी है, उन्हें क्या करना है, ये पहले से डिसाइड होता है
Also their extent authority, it is the also made clear to whom shall a manager order for a particular job, और जो भी मैनेजर जिससे कंसर्न है उसको उस जॉब के लिए भर्ती किया गया है. अथॉरिटी पुट टू द एंड, नहीं, एवरीबॉडी इज आल्सो नोन टू होम दे आर अकाउंटेबल, और ये इसके लिए अकाउंटेबल होते हैं. इन दिस वे द कंफ्यूजन अबाउट अथॉरिटी टू पुट टू एन एंड, इसलिए ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि उनको क्या अथॉरिटी मिली हुई है क्या नहीं मिली हुई है, और वो अपनी अथॉरिटी का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं. Consequently, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बिकम पॉसिबल हो पाता है. इस तरह इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल है. क्लियरली है. नेक्स्ट आता है 6, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. 6 है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. Development of personnel. Development of personnel. Development of personnel. Under the process of organizing, delegation of authority is practiced. This is done not because of the limited capacity of any individual, but also to discover a new technique of work. It provides opportunities of taking decisions to the subordinates by the taking advantage of these situations. They try to find out the latest technique and of the implements them. Consequently, it helps them to grow and develop. इस तरह सभी मैनेजर को यहाँ पे पता होता है वो क्या उनको अथॉरिटी मिली हुई है, जो अथॉरिटी मिली है डेलीगेट अथॉरिटी उनको मिली हुई है, क्या उनको प्रैक्टिस करनी है, क्या वर्क करना है, क्या उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी को और टेक्निक को वो अपने वर्क के द्वारा अपनी कैपेसिटी को डेवलप करते हैं. अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड होती है, डिसीजन मेकिंग उनको मिलते हैं. जब अथॉरिटी मिली होती है तो उन्हें डिसीजन करने की पावर मिली होती है और उनमें डिसीजन करने की क्षमता पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और वे फ्यूचर के नए मैनेजर्स बन जाते हैं. नए सीनियर्स मैनेजर के रूप में वो यूज किए जाते हैं, उनको उसके चांसेस मिलते हैं. इस तरह वो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. क्लियर है. नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ नेक्स्ट है. Expansion and growth. The process of organizing allows the employees the freedom to take decisions which help them to grow. They are always ready to face new challenges. The situation can help in the development of the enterprises. This help in of the increasing the earning capacity of the enterprises, which in turn help its development. एक्चुअली जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो डिफरेंट डेस्टिनेशन पे डिफरेंट लोगों को वर्क देते हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है. उनको जो अथॉरिटी मिली होती है उस अथॉरिटी को जब यूज करते हैं तो उनको डिसीजन मेकिंग जो है पावर बढ़ती है और उस डिसीजन मेकिंग पावर के थ्रू फर्म में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. और जब फर्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो फर्म अल्टीमेट ग्रोथ करती है. फर्म जब ग्रोथ करेगी, सरप्लस प्रॉफिट होंगे तो फर्म अपने को एक्सपेंशन करती है.
एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बिजनेस करती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। इस तरह बिजनेस की ग्रोथ और स्पन भी डेवलप होती है, साथ साथ जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है मैनेजर का। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, दोनों के लिए फायदा होता है। ऑर्गेनाइजिंग हैज द सेम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। जैसे शरीर में हड्डियां होती हैं, उनसे शरीर स्मूथली रन बाय करता है, मूवमेंट करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू डेवलप करता है। ओके।